नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा। आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। आज हम बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड के रामनगर की। नैनीताल जिले में स्थित रामनगर एक खूबसूरत कस्बा है जो पर्यटन का एक प्रमुख क्षेत्र है। देवभूमि उत्तराखंड का रामनगर दूसरा हल्द्वानी बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह हल्द्वानी में सरकारी जमीन कब्जाई गई, ठीक उसी तरह का अतिक्रमण रामनगर में भी हो रहा है। रामनगर में वन विभाग की 800 बीघा से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर दिया गया। 1000 से ज्यादा परिवारों ने वन विभाग की जमीन पर अपने घर बना लिए हैं। ये कब्जाधारी उसी वर्ग से आते हैं जिन्होंने हल्द्वानी में अतिक्रमण किया, और जब जमीन से कब्जा छुड़ाने की बारी आई तो हल्द्वानी को दंगों की आग में झोंक दिया। वन विभाग का कहना है कि उसकी भूमि पर 1002 परिवार अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं। 10-10 रुपए के स्टाम्प पेपर से वन विभाग की करोड़ों की जमीन कब्जा ली गई। हालात यह है कि राजस्व क्षेत्र में बसी फौजी कॉलोनी के कुछ हिस्से को अब रहमत नगर का नाम भी दे दिया गया है। आपको बता दें कि अब वन विभाग अपनी ही जमीन वापस लेने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है, और यह कब्जाधारी है कि जमीन छोड़ने को तैयार ही नहीं है। आज जवाब तो चाहिए में हमारा सवाल है कि क्या रामनगर दूसरा हल्द्वानी बन रहा है? अगर वन विभाग अपनी जमीन छुड़ाने गया तो क्या हल्द्वानी जैसी स्थिति भी रामनगर में देखने को मिलेगी? आखिर देवभूमि में हो रहा यह जमीनी अतिक्रमण एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। सवाल यह भी है कि क्या किसी बड़ी साजिश के तहत ही उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बदलने की भी कोशिश की जा रही है? आज हम ये भी सवाल करेंगे कि आखिर ऐसे तत्वों को बढ़ावा कौन देता है और उसका आखिरकार परमानेंट सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। करेंगे चर्चा, जिसमें हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। वन विभाग की जमीन का कौड़ियों के भाव सौदा हो गया। करने वाले कुछ जिहादियों ने आपस में ही सरकारी जमीन को बांट लिया। इतनी मेरी, इतनी तुम्हारी, बकायदा स्टैम्प पेपर पर जमीन का मालिकाना हक भी बांट लिया गया। खबर उत्तराखंड के रामनगर की है। वही उत्तराखंड जहां कुछ दिन पहले हल्द्वानी सुलग रहा था। इसी जिहादी बंदरबाट की आग में पर्यटन नगरी में वन विभाग की जमीनों पर जिस तरह से जिहादी लैंड जिहाद कर रहे हैं वो समझ से परे है। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक बदलाव की तमाम साजिशों के बीच हल्द्वानी में इसी पैटर्न पर जमीनें कब्जाई गई थीं। खुद वन विभाग ने 1000 से ज्यादा ऐसे परिवारों की सूची बनाई है जो उनकी जमीन कब्जाए बैठे हैं। इन सभी ने न सिर्फ तमाम कागजात बनवा डाले हैं बल्कि इलाके को इस्लामिक नामों से बुलाने भी लगे हैं और फौजी कॉलोनी को रहमत नगर नाम दे दिया। कब्जे की शुरुआत होती है पॉलिथीन और लकड़ी के अस्थायी घरों को बनाने से। हालांकि मामला संज्ञान में आते ही प्रशासन ने सक्रियता दिखाई है और कुछ हिस्सों से अवैध अतिक्रमण हटवाने शुरू भी किए हैं। बाहर से आकर बसे मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा वन विभाग की जमीनों पर कब्जे की शिकायतें मिली हैं। खुद वन विभाग ने लगभग 1002 ऐसे परिवारों को चिन्हित किया है जिन्होंने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। इन परिवारों ने 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर करोड़ों की जमीनें हड़प ली हैं। कब्जाई जमीनों पर उन्होंने बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी ले ली हैं। राजस्व क्षेत्र में बनी फौजी कॉलोनी में अपनी बहुलता वाले हिस्से को रहमत नगर का नाम भी दे दिया गया है। दावा है कि 800 बीघा पक्की जमीन पर कब्जे के बाद अब अतिक्रमण उसके आसपास के इलाकों में भी शुरू हो चुका है। दावा किया गया है रामनगर में इस क्षेत्र की जमीन पर कब्जे की शुरुआत साल 2004-2005 में हुई थी। तब जिहादियों ने अलग अलग जगह से आकर वन विभाग की जमीनों पर कब्जा कर लिया था। बाद में इसे 10-10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर एक दूसरे को बेचते चले गए। अब रामनगर के पूंछड़ी इलाके में डेमोग्राफी इतनी बदल चुकी है कि वहां ग्राम प्रधान मुस्लिम महिला ही है। अवैध कब्जों को छुड़वाने के लिए वन विभाग हाई कोर्ट तक गया। कोर्ट के निर्णय के बाद साल 2017 में 36 अवैध पक्के निर्माणों को ध्वस्त भी किया गया था। लेकिन थोड़े समय बाद हालात पहले से भी बदतर बन गए। ऐसे में सुदर्शन न्यूज ने उत्तराखंड में हो रहे लैंड जिहाद के खिलाफ पहले भी काफी प्रमुखता से खबरें दिखाई थीं।
आज सुदर्शन न्यूज आप सबसे अपील करता है कि इस तरह जिहादी सरकारी जमीनों को कब्जा कर उसका नाम अहमदनगर, रहमतनगर रखकर अपना आशियाना बना रहे हैं, तो देश के नागरिक होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि आप पता करें कि वो जमीन उनके नाम पर है या फिर सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लैंड जिहाद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आपने देखा किस तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है। हम अपने गेस्ट से भी आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले सुदर्शन न्यूज अपने दर्शकों से ये अपील भी करता है कि अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई रहमतनगर या अलीनगर मोहल्ला बस जाता है तो आप उसकी जांच अवश्य कराएं कि कहीं वह किसी सरकारी जमीन पर तो नहीं बसाया गया है। अगर आपको ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो तुरंत सुदर्शन न्यूज को इस बारे में अवगत कराएं। और अब हमारे साथ हमारे मेहमान भी इस वक्त जुड़ चुके हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। रमजान चौधरी जो कि मुस्लिम स्कॉलर है, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखपत बुटोला कांग्रेस प्रवक्ता है, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद सुयाल बीजेपी प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और साथ ही अमितोष पारिक विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जो हमारे प्रवक्ता इस वक्त जुड़े हैं, विनोद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि क्या रामनगर भी अब हल्द्वानी की तरह बनता हुआ दिखाई दे रहा है? जिस तरीके से हमने देखा हल्द्वानी में कैसे दंगे हुए, वहां पर भी यही हुआ था। जब सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया, कार्रवाई करने के लिए वहां पर पहुंचे तो दंगे भड़का दिए गए। और रामनगर से भी अब ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। निश्चित रूप से ये बहुत चिंताजनक विषय है कि उत्तराखंड जो देवभूमि है उसमें इस तरह से जो लैंड जिहाद के मामले सामने आए और जो घटना हल्द्वानी में भी घटित हुई है जी, ये एक लंबे समय से जो नेता सत्ता में रहे उनकी फेयरेस्ट में इनको संरक्षण प्राप्त रहा। जो कांग्रेस पार्टी ने इतने लंबे समय तक देश में राज किया, अपने वोट बैंक की राजनीति के कारण उन्होंने बाहर से आए जिहादियों को यहाँ पर बसाने का काम किया है। इस देवभूमि के स्वरूप को बिगाड़ने का काम इन लोगों ने किया है। और यही नहीं, इससे हटकर इसमें तो बांग्लादेशी घुसपैठी भी हो सकते हैं, रोहिंग्या भी हो सकते हैं। और जो परसों हल्द्वानी के अंदर जिस तरह से पुलिस को जो है तो जिंदा जलाने का प्रयास किया गया, ये इसी की परिणति है। निश्चित रूप से यही तुष्टीकरण था जो कांग्रेस ने इतने सालों तक किया है। अब युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रण लिया और शपथ ली है कि जितने भी कब्जाधारी हैं इनको नोटिस, 2-2 बार के नोटिस दिए जा चुके हैं, इनको चिन्हित भी किया जा चुका है, कुछ मकान तोड़े भी जा चुके हैं और निश्चित रूप से सरकार इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इस उत्तराखंड के देव स्वरूप को, जहां आध्यात्मिक रूप से, जहां देवताओं का निवास है, यहाँ पर किसी भी तरह से जो इस तरह के जिहादी है, इनके लिए कोई स्थान नहीं है। कोई सोनू के नाम से, कोई गुड्डू के नाम से, कोई मोनू के नाम से यहाँ पर आकर आज चले आ जाते हैं। उसके बाद इस उत्तराखंड की भोली भाली बहनों को भी भड़काकर भगाने के अनोखे मामले प्रकाश में आए हैं। तो निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ सख्त कानून है। ये कांग्रेस का जो राज रहा, विनोद जी, आपसे जानना चाहूंगी, आपकी सरकार का चूंकि लगातार ये दूसरा टर्म है और उत्तराखंड में इस तरीके के कई मामले सामने आते रहते हैं। लैंड जिहाद की अगर हम बात करें, ये पहला मामला नहीं है। आखिरकार इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? कैसे इसको खत्म किया जाए? इसका परमानेंट सॉल्यूशन है, सरकार इसके लिए संकल्पबद्ध है। हमारे मुख्यमंत्री संकल्पबद्ध है कि अवैध अतिक्रमण जिस भी स्थिति में है उस सबको हटाया जाएगा और इसका संकल्प लिया, इनको चिन्हित किया जा रहा है। इसके लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं, इन परिवारों को चिन्हित भी कर दिया गया, इनको नोटिस भी भेज दिए गए। लेकिन इनको जो संरक्षण प्राप्त है, जिन्होंने इनको यहाँ पर मतदाता बनाया, वोटो पहचान पत्र बनाया, ये सब तुष्टीकरण का खेल था और इसके पीछे कांग्रेस का कुचक्र था। इतने वर्षों तक इनको संरक्षण देते रहे, ये मजदूर के रूप में आए जबकि जिहादी थे और जिहादी के रूप में जो है तो इस तरह से उत्तराखंड के स्वरूप को खराब करने का काम किया। जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी लागू कर रहे हैं तो ये कांग्रेस पार्टी उस पर सवाल खड़े करती है
और इस देवभूमि के स्वरूप को छेड़छाड़ करने का अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस पार्टी है। चलिए ठीक है, ठीक है। लखपत जी से जवाब ले लेते हैं, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। लखपत जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हल्द्वानी की जो घटना रही वो भी आपने देखी और वीडियो भी लगातार सुदर्शन न्यूज दिखाया कि किस तरीके से हिंसा वहां पर भड़की। रामनगर की जो ये घटना है जिसके बारे में अब हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर 800 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है, सरकारी जमीन पर, इस पर सबसे पहले आपका क्या स्टैंड है, मैं ये जानना चाहूंगी, उसके बाद आगे सवाल करेंगे। लखपत जी, आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है। मैंने देखा कनिका जी, मेरा पहले भी स्टैंड था, आज भी है। मेरा सबसे पहला जवाब है कि ऐसी निकम्मी सरकार को, निठल्ली सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस सरकार की होती है, जिस प्रशासन फेल हो जाता है, शासन फेल हो जाता है और उसको भनक करने लगती है, ऐसे सरकार को सत्ता में नहीं रहना चाहिए। अभी सुयाल साहब बहुत कुछ बोल रहे थे, ये प्रवक्ता होकर के शायद पढ़ के कम आते हैं। सुयाल साहब सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ डेमोग्राफी चेंज कैसे हुई है। 2015-13 आपकी सरकार 17 से न 17 से लेकर और 22 के 23 तक के बीच में 14% लोग बढ़े हैं। किसने बढ़ाए? कांग्रेस की सरकार है। इस तरह की बात कहते हैं? जरा पढ़ लिख के बताए करो, आंकड़ों के साथ आया मैं पढ़ लिख के ही आया हूँ। ये सब आपको बताया ना क्या आंकड़े हैं, काम हुआ है, तुमने चिन्हित नहीं किया है कि कौन कैसा था। ये सारे अधिकार तुम्हारे समय के हैं। ये धामी जी ने जो है तो 11,000 हेक्टेयर भूमि जो है तो हमें कब्जे से मुक्त करवाई है और आपने ये पाप तुमने किया है। अब ये तुम्हारे पापों की सजा भुगत रही है आज जनता। तभी ये दंगे हो रहे हैं, तभी उल्लंघन हो रहा है। विनोद जी पहले सुन लेते हैं। विनोद जी पहले सुन लेते हैं, लखपत जी की बात को भी सुन लेते हैं, उसके बाद आप पोस्ट क्वेश्चन कर सकते हैं सर। ठीक है, एक बार सुन लेते हैं, पहले सुन लेते हैं उनकी बात को। यदि ये आंकड़ों के साथ आते और देखते कि किसके टर्म में कितनी डेमोग्राफी चेंज हुई है, तो मुझे लगता है इनका नॉलेज भी बढ़ता और दर्शकों का ज्ञान भी बढ़ता। लेकिन ये भाषण का मंच समझ के केवल भाषणबाजी देने का जो कर्म है, ये मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जी देश के अंदर से ये चैनल पे कह रहे हैं जिहादी हैं, आतंकवादी हैं, रोहिंग्या हैं, फलाने हैं, कौन आइडेंटिफाई करेगा? कनिका जी आप करेंगे, मैं करेंगे? 7 साल से उत्तराखंड में क्या कर रही है? अगर ये सारे रोहिंग्या है, मुसलमान, आतंकवादी है, जिहादी है, तो कौन पकड़ेगा इनको? क्या ये चैनल नहीं? तो हल्द्वानी में जो घटना हुई, जो आगजनी हुई, मुसलमानों ने ये किया, इनको आप क्या कहेंगे? अरे मेरी बात सुन लीजिए, घटना कोई भी करता हो उसको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। सरकार का काम है, शासन और प्रशासन का काम है। कोई भी व्यक्ति हो, यदि हमारी सरकारी संपत्ति से लेकर सरकारी जमीन से लेकर और किसी प्रकार के उग्रवाद, आतंकवाद में कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए, सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये आप कहते हैं चैनल के माध्यम में कि हर कोई आतंकवादी है, उग्रवादी है और हर कोई जिहादी है, तो इस तरह की बातें कहना ठीक नहीं है। मैं एक बात आपसे नहीं, मैंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि हर कोई आतंकवादी है या हर कोई यहाँ पर जिहादी है। मैंने जिहादी शब्द का जिक्र भी नहीं किया सर। आपने 30 सेकंड देने नहीं देने, मैंने आपको तो नहीं कहा ना। आप क्यों कनिका जी, आपको नहीं कहा? जो भाजपा के प्रवक्ता के, मुझे 2 मिनट तो कहने दीजिए ना। अब मैं बातें कहना चाहता हूँ, जिन चीजों के लेकर इन्होंने बातें की उन पे आप सीधे समझ लीजिएगा कि यदि उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज हुई है, यदि सही उत्तराखंड के लोगों ने कहा था कि भाई यहाँ पे हमें भू कानून दीजिएगा, इस सरकार की लंबा मांग मानी जा रही, लंबे समय से मांग आ रही भू कानून की, क्यों नहीं लाती सरकार? मैं कहना चाह रहा हूँ, देश का कोई व्यक्ति अगर कानूनी रूप से किसी राज्य में रहता है, उसको और सही तरीके से रहता, चाहे कोई व्यक्ति है, उसको निश्चित रूप से रह सकता है। लेकिन यदि गैर कानूनी कोई व्यक्ति है, तो मैं पूछ रहा हूँ, ये फॉरेस्ट में इतने बड़े बड़े अधिकारी रखे हुए इन्होंने, किस अधिकारी पे कार्रवाई हुई? किसी एक पत्रोले पे तो कार्रवाई हो जाए। और तो छोड़ दीजिए आप, ये फॉरेस्ट में डीएफओ, इनके लोग ये किस पे कब्जा और जो व्यक्ति बसा रहे हो, कांग्रेसी हो चाहे भाजपा का है, उस पे कार्रवाई सर साफ शब्दों में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अवैध अतिक्रमण जो यहाँ पर किया गया है, इस पर आपका क्या स्टैंड है? क्या ये सही है या गलत है, हाँ या ना? मेरे को कह रहे हैं? जी आपसे ही जानना चाह रही हूँ। एक चीज बताओ, कौन सही कह रहा है? इसको आपके समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मेरे को समझ में आ रहा है, लेकिन आप बातों को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। कनिका जी आप समझना नहीं चाहते। मैंने कहा जो बसा रहा उसको भी जेल डालो, जो बसा उसको भी जेल डालो, और ये सरकार को भी इस्तीफा देना चाहिए, जो सरकार निकम्मी निठल्ली बैठी हुई है। जो इस तरह के लोग फॉरेस्ट में जाके घुस रहे हैं, कौन इसके लिए जवाब दे? आप और मैं जवाब दे कि ये सरकार जवाब दे? ठीक है, या वो फॉरेस्ट के अधिकारी जवाब दे? कौन जवाब दे? मुझे बताइए आप, मैं बताओ कौन जवाब दे इसके लिए? कांग्रेस जवाब दे कि ये सत्ता में बैठे जवाब दे, या वो अधिकारी जवाब दे जिन्होंने बसाया है?
ठीक है, अब रमजान जी से जवाब ले लेते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। रमजान जी, आपसे जानना चाहेंगे, हल्द्वानी हो गया, रामनगर हो गया, अलग अलग राज्यों से इस तरीके की खबरें सामने आती हैं, आखिरकार सरकारी जमीन पर कब्जा क्यों? कनिका जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे कुछ साथी जिहादी शब्द इस्तेमाल कर रहे थे। जिहादी एक अरबी का शब्द है, उसके मतलब है सच्चाई के लिए संघर्ष पे रास्ते पे चलना, वो जिहादी है। और ये खुराफाती लोग जो कब्जा करने की बात करते हैं, उनको जिहादी कहना कितना ठीक है, मैं इससे असहमत हूं। दूसरी बात, अगर कब्जा किसी ने किया है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, कब्जा अगर गैर कानूनी तरीके से अवैध अतिक्रमण करता है तो वो गलत है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरी बात, जो सरकारें, कांग्रेस का प्रवक्ता या बीजेपी का प्रवक्ता भी कह रहे थे कि कांग्रेस ने के टाइम में नहीं हुआ, बीजेपी के प्रवक्ता विनोद जी कह रहे थे कि जो है कांग्रेस ने कराया है, ये बहस का मुद्दा नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकारें कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए, अच्छाई के लिए, शासन प्रशासन के सुधार के लिए बनाई जाती है। कांग्रेस ने कुकर्म किए, उनको हटा दिया, उनको सजा दे दी, और अब बीजेपी नहीं, इनको संरक्षण कौन दे रहा है? देखिए, ये तो जांच का विषय फिलहाल बना हुआ है। कनिका जी, मेरी कांग्रेस ने अच्छा किया होता तो देश उनको नहीं हटाता, लेकिन अगर बीजेपी को हम लेके आए हैं, इसलिए लेके आए हैं कि बहुत सारे जो गलत काम हो रहे थे कांग्रेस के टाइम में, उनको ठीक करना है। और अगर 10 साल के टेन्योर में भी ऐसे खुराफाती लोग, जिनको आप जिहादी कह रहे हैं, मैं जिहादी नहीं कह सकता, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता पहले दिग्विजय सिंह वगैरह भगवा आतंकवाद का इस्तेमाल करते थे, मुझे वो भी गलत था, चूंकि किसी धर्म का भगवा या हरा या जिहादी या खुराफाती ये सब नहीं है शब्द, हमारे देश के शब्द नहीं है ये। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बीजेपी को अगर ऐसे लोग जो समाज के कंटक हैं, अवैध निर्माण करते हैं, चाहे वक्फ बोर्ड की जमीन हो, सरकार की जमीन हो, किसी गरीब गुरबा की जमीन हो, आदिवासी की जमीन हो, कोई कब्जा करता है तो तुरंत प्रभाव से उनके खिलाफ कार्रवाई। ठीक है अमितोष जी, अब आपसे भी जानना चाहूंगी कि आखिरकार जो लोग इस तरह के अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों से इस तरीके की खबरें सामने आती हैं, आखिरकार इसके पीछे की सोच क्या है, मोटिव क्या है? कनिका जी, अभी सभी समक्ष सम्मानित पैनलिस्ट को सुनने के बाद मुझे एक बात समझ में आती है, वो ये है, सबसे पहले तो मैं वक्तव्य जो देना चाहता हूँ, बोलता हूँ कि जो जिहादी की डेफिनेशन है, मुझे लगता है कि इस डेफिनेशन को कई बार इस टीवी चैनल के माध्यम से लोगों के समक्ष पहुंचा चुके। जिहादी और खुरापाती में अंतर होता है। खुरापाती होता है जो उद्दंड करता है, जिहादी होता है जो मजहब के नाम पे जान ले लेता है, दोनों में अंतर है। दूसरी बात, अगर हम बात करें 2017 सर सुन लेते हैं, पहले अमितोष जी को सुन लेते हैं। मैं लफ्जों के मायने, कनिका जी, आप डिक्शनरी खोलकर पढ़ सकते हैं। ठीक है सर, सुन लेते हैं, पहले सुन लेते हैं, फिर जवाब ले लेंगे। सुन लेते हैं अमितोष जी। ठीक है, मैं खोलकर एक बार पढ़ लेता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक का भी नहीं, लेकिन इनने बोला इसलिए मैं इस पे एक बार पॉइंट रख देता हूँ। सूरत 9 आयत 5 क्या कहती है, सबको पता है। फिर जब हराम महीने बीत जाए तो मुशरिकों को जहां कहीं भी पाओ कत्ल करो, उन्हें पकड़ो और घेरो और घर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। मुझे लगता है ये उटंडी और खुरापाती के विचार नहीं हो सकते, ये किसी भी तरीके के जिहाद के नाम पर चलने वाले लोगों के ही विचार हो सकते हैं। अब अगर हम आगे आते हैं तो डेमोग्राफिक चेंज की मैं बात करूं तो ये कोई पहली घटना नहीं हुई है कनिका जी, जहाँ डेमोग्राफिक चेंज की वजह से किसी तरीके की आक्रामकता यहाँ पर आई है, सड़कों पे उतर के प्रशासन को खुलेआम चुनौती दी गई, या फिर इस प्रशासनिक एरिया में किसी भी तरीके से इंक्रोचमेंट करा गया। उत्तराखंड में आप देखेंगे तो नैनीताल का भी विषय आया था, जहां पर 300 से ज्यादा अधिक मजारों को तोड़ा गया था, ध्वस्त किया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच में मजार बना दी गई थी। और उसके बाद देखिए क्या होता है, जब भी प्रशासन, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी किसी भी उत्थान के लिए, डेवलपमेंट के लिए सड़कों पे जाते हैं या एक्शन लेते हैं, तब यही सो कॉल्ड जिहादी जो है जिनका संरक्षण करने के लिए मेरे ठीक दाइन और बाइने में इस्लामिक स्कॉलर और कांग्रेस प्रवक्ता बचाने के लिए बैठे हैं, वही सड़कों पे उतर के उनको मारने का प्रयास करते हैं। आप डेमोग्राफिक चेंज की बात करेंगे तो 2011 के अंदर में सबसे पहले 2000 में जब उत्तराखंड बना था तो कितनी डेमोग्राफी थी वहां पर, मैं बता दूं 2000 से भी कम थी, 2.5 फोल्ड थी। अब 2011 सेंसस में कितनी हो गई है, 2011 में 14% हो गई है। वर्तमान स्थिति में 20% डेमोग्राफिक चेंज हो गया है। जब उत्तराखंड का विकास नगर की हम बात करते हैं देहरादून में, तो 2001 में 4,78,000 थे वहां पे, और आज 6,78,000 हो गए, मतलब 8% इंक्रीज हो गया उनके रेट में। और आप भी देखिए, जो 2000 से 72,000 बढ़ सकते हैं,
32,000 बढ़ सकते हैं। जो इंक्रोचमेंट वक्फ के नाम पे, वक्फ कौन लेके आया था? भाजपा सरकार लेके आई थी? नहीं लेके आई थी। वक्फ 1991 का कानून कांग्रेस की सरकार आते हैं लखपत जी आपके पास जी। वो क्यों लेके आई थी? उसी का इंजाम आज पड़ रहा है। जहां अंबानी की जमीन को वक्फ के बता दिया जाता है, जहां एयरपोर्ट को वक्फ का बता दिया जाता है, जहां पर किसी भी सरकारी आवास को वक्फ का बता दिया जाता है, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाती तो वक्फ बता दिया जाता है। और इसीलिए आज जितनी भी चीजें हो रही है पूरे देश में, आप देखेंगे आर्मी के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी, रेलवे के बाद भी कोई क्लेम करता है तो वक्फ प्रॉपर्टी क्लेम करता है। ऐसे क्यों कृत्य कानून को लाने वाली सरकार की आज ये हालत है कि इनकी वजह से बंगाली और बांग्लादेशी और रोहिंग्या, क्योंकि नेपाल बॉर्डर टच होती है ना, वहां से आपने यहाँ पे इलीगल इंक्रोचमेंट लाए, यहाँ पर उनको बसाया। और क्या हुआ? आज 4 साल पहले दिल्ली के अंदर में जहांगीरपुरी में 2020 के जो दंगे हुए थे, कौन था उसके अंदर में? आज हल्द्वानी में जो घटना हुई, कौन था उसके अंदर में? सीए की जो घटना हुई, कौन था उसके अंदर में? इंक्रोचमेंट हो रहे, कौन था उसके अंदर में? आपका जो ये देवबंद है, ये फतवे जारी कर देता है, वहां पर मदरसे के अंदर में बांग्लादेशी रोहिंग्या सेटल हो जाते हैं, कौन था उसके अंदर में? ये डेमोग्राफिक चेंज करना अपने मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिसी के लिए है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लखपत जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं एक बात कह सकता हूँ। मेरे छोटे भाई जो हैं अभिषेक जी ने जो बात कही, अभिषेक जी ने जो बात कही है, मैं उसको लेकर थोड़ा सा कहना चाहता। देखो, उत्तराखंड जो है आप हिमाचल के बगल में है। 1971 में हिमाचल बना, वाइस परमार सीएम बने, उन्होंने वहां पे जो हम भू कानून लेके आए, जो कास्ट जिस रेशियो में थी वो उसी रेशियो में, डेमोग्राफी चेंज नहीं आई वहां पे इतने लंबे समय, 50 साल बाद भी चेंज नहीं आई। मैं ये पूछ रहा हूँ छोटे भाई से, क्या भाजपा की सरकार नहीं रही? अब जो आपने आंकड़े दिए वो गलत ही है, पुनः कह रहा हूँ। जो 2.5% की आपने बात की, बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन 2014-15 के 16 के बाद से और 2024 के बीच लगभग 13.5% का में बढ़ोतरी। मैं ये कह रहा हूँ, हम ये नहीं कह रहे हम किसी पे आरोप लगा रहे हैं या किसी को, देश का यदि कोई नागरिक है, कोई भी नागरिक है, किसी भी जाति का, कोई व्यक्ति है, वो लीगल तरीके से रहना चाहता रह ले, क्योंकि जब हमारा कानून नहीं है तो रह ले। जिसके लिए मांग रहे उत्तराखंड की जनता सड़क पे आज नहीं करे, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ इलीगल कोई व्यक्ति बसता है, जैसे कोई भी व्यक्ति कहीं किसी, जैसे रमजान भाई ने कहा या आशुतोष ने कहा, तो कोई व्यक्ति बसता तो उसको कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। उसमें कौन कांग्रेस, कौन बीजेपी, कौन किन चीजों को लेकर कोई बात। भाजपा की सत्ता है तो सवाल तो सरकार पे उठेंगे। केंद्र में 10 साल से सत्ता में, यहाँ पे 7 साल से है, तो 7 साल में आपने कितने रोहिंग्या को बाहर भेजा, जरा उसका रेशियो बता दी। कांग्रेस ने 3200 भेजे थे, इन्होंने 350 भेजे हैं 10 साल में। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कितने लोगों को इन्होंने आतंकवादी घोषित, कितने बांग्लादेशियों को यहाँ पकड़ दे उत्तराखंड में, बता दी। फॉरेस्ट के किन अधिकारी पे कार्रवाई कर दी जिन्होंने ये बसाई? ये फॉरेस्ट के अधिकारियों की जवाबदेही है कि वो फॉरेस्ट लैंड की देख रेख करे। हम तो 1 इंच नहीं ले जा सकते, उन पे क्या कार्रवाई सरकार करे? जिसके संरक्षण, चाहे कोई नेता, चाहे वो कांग्रेस का ही, कौन मना कर? आप बताइए कनिका जी, आपने मना किया कांग्रेस के नेता को मत पकड़िए? ये बता दीजिए सर। वही तो बात हो रही है। हल्द्वानी में भी जो घटना घटी थी, अगर हम बात करें तो पुलिस की तरफ से उसमें जो वांटेड है यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष मोकिन सैफी, इनका नाम भी सामने आया। इसके साथ ही हल्द्वानी के जो पार्षद है शकील अंसारी, आपको जान के ताज्जुब होगा, जो ISI को जानकारी दे रहा था वो भाजपा का मंडल अध्यक्ष था। मैं यही चीज तो कह रही हूँ, यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष हैं ये, जो इन दंगों में शामिल थे। मध्य प्रदेश में ISI को जानकारी देने वाला भाजपा का मंडल अध्यक्ष था। तो आप क्या कहेंगे, सारे के सारे लोग आतंकवादी? किसी भी पार्टी का है, कोई व्यक्ति करता, उसमें बीजेपी कांग्रेस क्यों की जा रही? जो व्यक्ति गलत करा उसको जेल डालो ना, क्यों उसको राजनीति की जा रही? तो मैं वही तो कह रही हूँ, जो इसमें शामिल है उनके नामों का भी मैं यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ। हमने किसी ने कहा आपको कि आप मत कीजिए कार्रवाई। हमने ये कहा है कि भाई कोर्ट में यदि मामला है, कोई मामला है तो कोर्ट भी तो कोई चीज है। मैंने ये कहा है कि यदि कोई अतिक्रमण करा, किसने रोका इनको? मैं ये पूछता हूँ, आप क्यों पार्टी इंडिकेट करना चाह रहे, क्यों आरोप लगाना चाहते किस व्यक्ति? मैं ये कहूँ सरकार कानून सबके लिए समान है। कोई व्यक्ति किसी पार्टी का, किसी भी जाति, किसी धर्म का, ठीक है विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विनोद जी, आप कनिका जी, इस तरह के आरोप लगाने से बेहतर ही है कि मैं ये कहता हूँ सरकार की जवाबदेही है, सरकार का जवाबदेही ये बनती है कि सरकार उन लोगों को पकड़े जो इस तरह के अवैध निर्माण कर रहे हैं, जो कब्जा कर रहे हैं, उन अधिकारियों को पकड़े जिनके संरक्षण में ये हो रहा। सबसे बड़ी जवाबदेही उन अधिकारियों के, जो फॉरेस्ट के अधिकारी है, उन लोगों पे कार्रवाई की जानी चाहिए। उसके बाद यदि कोई नेता उनको संरक्षण दे रहा है, चाहे वो किसी पार्टी का, उन नेताओं को पकड़ के जेल डाले सरकार, हम समर्थन करेंगे।
लेकिन केवल और केवल राजनीति के लिए यहाँ पे भाषण देना। और मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ कि बार बार तुम्हारी पार्टी का पार्षद और तुम्हारी पार्टी का विधानसभा का संयोजक जो है तो आतंकवादियों की मदद कर रहा है। शर्म नहीं आ रही है तुम्हें बोलते हुए? तुम्हें माफी मांग दीजिए कांग्रेस पार्टी को, जो तुम्हारी पार्टी के जो है तो आतंकवादियों की जो है तो मदद कर रहे हैं। आतंकवादी थे वो, जो पुलिस को जिंदा जलाना चाहते थे, जो पुलिस पर जो है कार्रवाई करना चाहते थे, और आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक घटना क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? अरे आप तो बद्रीनाथ के रहने वाले हैं साहब, कैसी कैसी बातें कहते? आतंकवादियों की मदद करने वालों को जेल कौन डालेगा? जो पुलिस को जिंदा जलाना चाह रहे थे वो आतंकवादी। सर यहाँ पर महिला पुलिस कर्मियों को भी नहीं छोड़ा गया, लखपत जी, महिला पुलिस कर्मियों को भी नहीं छोड़ा गया। कितने लोगों की जानें गई, पुलिस इस दौरान घायल हुई, तो इनको आप क्या कहेंगे? इनको आप क्या नाम देंगे? तो जो मुख्य उसमें वो है उसको साफ करके, बलिक साफ करके उसको संबोधित करते हैं। रमजान जी आपके पास आना चाहूंगी और आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने हल्द्वानी की हिंसा को देखा, उसके बाद एक वीडियो वायरल हो रहा होगा, शायद आपने वो भी देखा होगा, जब वहां पर पैसे बांटे जा रहे थे जब ये हिंसा हुई थी। ये भी जानना चाहूंगी कि फंडिंग कहां से होती है भाई? देखिए कनिका जी, पहली बात तो कांग्रेस और बीजेपी देश नहीं है हमारा। जो ये डिबेट में, हर राष्ट्रीय डिबेट में बीजेपी और कांग्रेस करके हम डिबेट को खत्म करने की कोशिश करते हैं, वो गलत है। देश हमारा बहुत बड़ा है, इन दोनों पार्टियों से बड़ा है जी। और जो आपका जो चैनल है उसमें खास तौर पर जो राष्ट्रवाद की जो एक सर माफ कीजिएगा, समय की थोड़ी सी कमी है। मैंने बस जो सवाल किया, मैं चाहूंगी कि आप उस पर मुझे जवाब दीजिए कि आखिरकार फंडिंग कहां से होती है? सर देखिए, फंडिंग जहां से भी होती हो, गलत फंडिंग होती है या गलत तरीके से होती है, उसका मोड ऑफ गलत है, तो जहां से भी होती हो उसकी जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए हम इतनी मजबूत सरकार बीजेपी की सरकार को लेकर। ठीक है अमितोष जी, विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन है। जो घटना यहाँ पर घट रही है, रामनगर की जो ये घटना है, इस पर विश्व हिंदू परिषद का क्या स्टैंड है? कनिका जी, विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन नहीं है, बल्कि हिंदू है इसलिए विश्व हिंदू परिषद संगठन है जी। और दूसरी बात यह कि जितनी भी घटना इस देश के अंदर में अराजकता तत्व कराती है, अराजकता फैलाती है, अराष्ट्रपति गतिविधि में आती है, वहां विश्व हिंदू परिषद हमेशा खड़ा होता है। आप देखिए भरतपुर के अंदर में धर्मांतरण का विषय हुआ, विश्व हिंदू परिषद ने उस रैकेट को तोड़ा। आप देखिए कि गौ तस्करी की मंडी चल रही थी, विश्व हिंदू परिषद ने उस रैकेट को खत्म करा। आप देखिए कोटा के अंदर में जो विषय, विश्व हिंदू परिषद वहां पर आया। नूह के अंदर में घटना हुई थी, जब विश्व हिंदू परिषद ने किस तरह से उसका अंजाम दिया। हमेशा सड़कों पे उतर के प्रशासन के साथ जिम्मेदारी निभाते हुए कार्य को पूर्णतः दिखाना राष्ट्रवादी गतिविधि में जब भी आता है, विश्व हिंदू परिषद प्रथम पंक्ति में आता है। और मैं यही कहता हूं, मैं कह रहा हूं, ये कांग्रेस और भाजपा या कोई भी अगर इस चीज को समझे कि जिसकी सरकार जिस समय 10 सेकंड में अपनी बात को समाप्त कीजिएगा, माफ कीजिएगा समय की थोड़ी सी कमी है। बिल्कुल सही है, समय के अभाव में अगर मैं ये बात कहूं तो जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर में डेमोग्राफिक बदलाव हुए हैं, मुझे लगता है कि जो भी वर्तमान में तथाकथित सरकार है, उस सरकार को इस पे एक्शन लेनी चाहिए और मुझे लग रहा है वो ले रही है। लेकिन जिम्मेदारी दूसरी पक्ष से भी है कि जब सरकार एक्शन ले तो आप सड़कों पे ना उतरे। चलिए बिल्कुल अमितोष जी, फिलहाल देखना होगा पूरे मामले पर क्या कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से रामनगर से ये मामला सामने आया है, अब देखना ये होगा कि आखिरकार सरकारी जमीन पर जो कब्जा यहाँ पर किया गया है, इस पर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।